सबसे पहले तंत्रिकीय तंत्र या तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन्स किस में आते हैं? हाइड्रा में। माइलिनेटेड एक्सॉन्स आपको कहां पे मिलते हैं? मेरुरज्जु और कपाल तंत्रिकाएं में मिलते हैं। तो अगर आपको तंत्रिका आवेग का प्रसारण करना है तो इस सिचुएशन को, इस अवस्था को उल्टा करना पड़ेगा। अगर आगे चल के तंत्रिका आवेग को प्रसारित करेंगे मतलब सोडियम गेट्स खोलेंगे, विध्रुवीकरण करेंगे। दोनों अर्ध गोलार्ध को जोड़ने में एक श्वेत तंत्रिका रज्जु काम करता है जिसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। अब हाइपोथैलेमस बहुत सारे काम करता है बच्चों। सबसे पहले हमारे शरीर में, हेलो बच्चों, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। अब 1 महीने से कम आपका समय रह गया है नीट एग्जाम में। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही होगी, रिवीजन बहुत बढ़िया चल रहा होगा। और इसी सिलसिले में आप लोगों के लिए मैं वन शॉट लेकर आ रहा हूं, और वन शॉट जो है वो भी बिल्कुल 25 या 30 मिनट से कम समय में, कम से कम समय में अपन एक पूरे चैप्टर को पूरा 360 डिग्री तैयार कर लेते हैं। एनसीईआरटी की सारा निचोड़ जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो आज मानव कार्यकी का कौन सा चैप्टर लेकर आया हूं बच्चों? आज मानव कार्यकी का चैप्टर है तंत्रिकीय नियंत्रण व समन्वय, यानी नर्वस सिस्टम। ठीक है, छोटा चैप्टर है। 2 सवाल आप नीट में इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 30 मिनट के अंदर अंदर में, बिल्कुल 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर ये रिकॉर्डिंग जो है या ये जो वन शॉट है ये आपका पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए। सबसे पहली चीज देखो, तंत्रिका तंत्र में आपको पता होना चाहिए कि तंत्रिका तंत्र अकेले काम नहीं करता। तंत्रिका तंत्र जो है वो रासायनिक तंत्र यानी अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर काम करता है। तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से समन्वित होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी कहती है कि जो अकशेरुकी होते हैं बच्चों, जो सरल अकशेरुकी होते हैं, निम्न अकशेरुकी होते हैं, उनमें तंत्रिका तंत्र अधिक विकसित नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले तंत्रिका तंत्र विकसित भी किसमें होता है? हाइड्रा के अंदर, यानी सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में न्यूरॉन्स का जो गुच्छा होता है या तंत्रिकीय जाल होता है वो पाया जाता है। सबसे पहले न्यूरॉन्स जो हैं वो कहां पे विकसित होते हैं? सीलेंट्रेटा में। कीटों के अंदर थोड़ा सा विकसित होता है, जैसे आपने देखा ही होगा। अपने पास तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र विकसित होता है। तंत्रिकीय तंत्र विशेष कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? न्यूरॉन्स। निम्न अकशेरुकी में सरल प्रकार का तंत्रिकीय तंत्र होता है। सबसे पहले किसमें विकसित हो रहा है? हाइड्रा में। सबसे पहले तंत्रिकीय तंत्र या तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन्स किसमें आते हैं? हाइड्रा में। उनमें नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं या तंत्रिकीय जाल होते हैं। फिर कीटों में थोड़ा सा तंत्रिका तंत्र बेहतर विकसित होता है जब हम कॉकरोच की बात करते हैं, क्योंकि उसमें मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के साथ साथ तंत्रिका उत्तक होते हैं और गुच्छिकाएं होती हैं। लेकिन जो कशेरुकी होते हैं यानी मछलियां हैं, उभयचर है, सरीसृप है, पक्षी स्तनधारी है, तो विस्तार से या बेहतर रूप से या जिसके हम कहते हैं अधिक विकसित तंत्रिकीय तंत्र किसमें पाया जाता है? कशेरुकी में पाया जाता है। अब जब हम मानव में तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो बच्चों न्यूरॉन्स तो होते ही हैं, न्यूरॉन्स के साथ साथ सहायक कोशिकाएं होती है जिनको न्यूरोग्लिया कहते हैं। तो न्यूरोग्लिया संख्या में किससे ज्यादा होती है? न्यूरॉन से ज्यादा होती है। अलग अलग प्रकार के न्यूरोग्लिया होते हैं और वो सपोर्ट का काम करते हैं। लेकिन जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां होती है तंत्रिका तंत्र की, वो न्यूरॉन्स होते हैं। अब जब हम न्यूरॉन की संरचना की बात करते हैं बच्चों, तो न्यूरॉन की संरचना में 3 चीजें मिलती हैं। बहुत सारे क्या मिलते हैं? डेंड्राइट, जिसको हम दुमाक्ष कहते हैं। एक कोशिका काय मिलती है जिसको हम सेल बॉडी, सोमा या साइटोन कहते हैं। और सबसे लंबा भाग, न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग, जिसको हम तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहते हैं। आप सोचो, न्यूरॉन्स के एक्सॉन इतने लंबे होते हैं कि जो मस्तिष्क में न्यूरॉन्स हैं उसके एक्सॉन हाथ और पैरों में फैले होते हैं। तो सबसे लंबा भाग क्या होता है? एक्सॉन। अब सबसे पहले हम बात करें बच्चों न्यूरॉन्स के अंदर, सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका काय की। तो कोशिका काय या सेल बॉडी होती है, इसमें आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले तो एक केंद्रक मिलेगा। तो आपके पास इस कोशिका का या सेल बॉडी में आपको क्या मिलेगा? केंद्रक मिलेंगे। केंद्रक के साथ साथ इनमें विशेष प्रकार के निसेल कण पाए जाते हैं। विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं बच्चों? निसेल कण या निसल कण। ये निसल कण किसके रूपांतरण होते हैं बच्चों? राइबोसोम्स या आरईआर के। आरईआर या राइबोसोम्स के रूपांतरण है, तो इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में होता है। फिर इनमें तंत्र या तारक काय नहीं होती, और तारक काय नहीं होती है इसलिए हम तो कहते हैं न्यूरॉन्स में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। फिर आपके पास डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन होता है, तंत्रिकाक्ष। डेंड्राइट्स की बात करें तो बच्चों डेंड्राइट्स हमेशा छोटे होंगे, एक्सॉन हमेशा लंबा होगा। तो बड़ा भाग कौन सा होता है? एक्सॉन। छोटे कौन से होते हैं? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स एक या एक से ज्यादा होते हैं। जैसे इस न्यूरॉन की बात करें, इसमें अपन ने कई सारे डेंड्राइट्स बनाए हैं, लेकिन एक्सॉन हमेशा एक ही होता है। एक न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट्स तो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक्सॉन हमेशा एक होगा। उसके साथ साथ बच्चों निसेल कण, निसेल कण आपको डेंड्राइट्स में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन एक्सॉन में निसल कण नहीं पाए जाते।
तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निसेल कण कहां कहां मिलेंगे सर? निसेल कण जो है वो कोशिका काय में मिलते हैं, कोशिका काय के साथ साथ डेंड्राइट्स में मिलते हैं। और निसेल कण कहां नहीं पाए जाते सर? एक्सॉन में नहीं पाए जाते। फिर सर न्यूरॉन्स क्रियात्मक इकाइयां क्यों है? क्योंकि ये तंत्रिका आवेग का प्रसारण करती है, इंपल्स का स्थानांतरण करती है। तो डेंड्राइट जो है बच्चों, डेंड्राइट जो है वो तंत्रिका आवेग का प्रसारण कोशिका काय की ओर करते हैं, है ना? तो तंत्रिका आवेग का प्रसारण डेंड्राइट्स कहां पे कर रहे हैं बच्चों? तंत्रिका आवेग का प्रसारण सेल बॉडी की ओर कर रहे हैं, सेंट्रीपीटल। जबकि एक्सॉन जो है, एक्सॉन तंत्रिका काय को कहां ले जाता है? एक्सॉन सेल बॉडी से दूर ले जाता है। तो डेंड्राइट्स तंत्रिका आवेग को सेल बॉडी की तरफ लेकर आते हैं और एक्सॉन जो है वो तंत्रिका आवेग को सेल बॉडी से दूर लेकर जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है बच्चों। फिर एक्सॉन की बात करें अपन तो एक्सॉन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है माइलिन युक्त एक्सॉन जिसमें माइलिन आच्छद होता है, और दूसरे एक्सॉन होते हैं जिनमें माइलिन आच्छद नहीं होता। तो माइलिन रहित एक्सॉन भी पाए जाते हैं, माइलिन युक्त एक्सॉन भी पाए जाते हैं। जो माइलिन युक्त एक्सॉन होते हैं बच्चों, उसमें माइलिन आच्छद होती है, वो असतत रूप से पाई जाती है। असतत रूप से पाई जाती है मतलब पूरे एक्सॉन पर नहीं है, बीच बीच में गायब है। और जिन क्षेत्रों में माइलिन आच्छद नहीं पाई जाती उनको हम रैनवियर के नोड कहते हैं, ठीक है। और इन माइलिन आच्छद का स्त्रावन कौन करती हैं? श्वान कोशिकाएं। ये श्वान कोशिकाएं पाई जाती है बच्चों, और ये श्वान कोशिकाएं जो हैं ये किसका स्त्रावन करती हैं? माइलिन आच्छद का स्त्रावन करती हैं। और ये माइलिन आच्छद क्या करती है बच्चों? तंत्रिका आवेग के कुचालक के रूप में काम करती है। ये तंत्रिका आवेग को प्रसारित नहीं होने देती, तो तंत्रिका आवेग नोड ऑफ रैनवियर से जंप करके दूसरे नोड ऑफ रैनवियर तक प्रसारित होता है, ठीक है। फिर अपने पास एक्सॉन के सिरे आते हैं बच्चों। एक्सॉन के सिरे आगे चलकर खड़ी नुमा संरचना बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? साइनेप्टिक नॉब। और इन साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या पाए जाते हैं? वेसिकल्स, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित रहते हैं। तो रासायनिक न्यूरोट्रांसमीटर कहां पाए जाते हैं? इन साइनेप्टिक नॉब के अंदर पाए जाएंगे। ये सारे पॉइंट है बच्चों। एक्सॉन में कोशिका का है, डेंड्राइट्स एक्सॉन, केंद्रक है, कोशिकांग कौन सा नहीं होता? तारक केंद्र नहीं होते। निसेल कण अपन ने देख लिए। फिर एक्सॉन और डेंड्राइट में अंतर अपन ने देख लिया। तंत्रिका आवेग को कोशिका काय से दूर भेजेगा एक्सॉन, और डेंड्राइट्स को तंत्रिका आवेग को कोशिकाएं की तरफ लेकर आएगा। इसमें निसल ग्रैन्यूल होंगे, एक्सॉन में निसल ग्रैन्यूल नहीं होते। फिर एक्सॉन दो प्रकार का होता है बच्चों, आच्छादीय यानी माइलिनेटेड और आच्छादहीन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कहां कहां मिलेंगे? माइलिनेटेड एक्सॉन्स आपको कहां पे मिलते हैं? मेरुरज्जु और कपाल तंत्रिकाएं में मिलते हैं। और जो नॉन माइलिनेटेड है, जिनमें आच्छद नहीं होता है माइलिन आच्छद, वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और कायिक तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं। अब अपने पास बच्चों जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, ये भी अपन ने देख लिया। ये देख लो, न्यूरोट्रांसमीटर्स पाई जाती हैं सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में। अब न्यूरॉन्स तीन प्रकार के होते हैं बच्चों, यूनिपोलर यानी एक ध्रुवीय, बायपोलर यानी द्विध्रुवीय, और मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय। ऐसे न्यूरॉन जिसमें केवल एक एक्सॉन होता है और कुछ नहीं, केवल एक एक्सॉन पाया जाता है, भ्रूणी अवस्था के न्यूरॉन्स यूनिपोलर होते हैं। हमारे नेत्रों का जो रेटिना होता है, रेटिना के अंदर एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है। एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है, उसको हम बायपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। और अधिकांश न्यूरॉन्स जो आपके प्रमस्तिष्क में इकट्ठे रहते हैं, प्रमस्तिष्क वल्कुर क्षेत्र में जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं मल्टीपोलर, उसमें एक्सॉन एक होगा और बहुत सारे डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों तंत्रिका तंत्र। ये जो तंत्रिका आवेग है, नर्व इंपल्स है, एक न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग का विकास कैसे होता है, तंत्रिका आवेग स्थानांतरित कैसे होती है। तो नर्व इंपल्स है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे सवाल बनता है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, हमारे शरीर में न्यूरॉन्स जो होते हैं वो उद्दीपनशील कोशिकाएं होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इनकी जो झिल्ली होती है वो कैसे होती है बच्चों? ध्रुवीय अवस्था में पाई जाती है। तो न्यूरॉन की जो झिल्ली है या एक्सॉन की जो झिल्ली है, एक्सोलेमा, वो ध्रुवीय अवस्था में पाई जाती है। अब ध्रुवीय अवस्था में पाई जाती है सर, ध्रुवीय अवस्था का क्या मतलब है? आओ ध्यान से समझते हैं। देखो बच्चों, उदाहरण के लिए मैंने आपके पास एक एक्सॉन बना दिया है, क्योंकि न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग एक्सॉन है। एक्सॉन की प्लाज्मा झिल्ली क्या कहलाती है बच्चों? एक्सोलेमा। तो एक्सॉन की झिल्ली को अपन ने क्या कह दिया? एक्सोलेमा। अब आपको पहली चीज हमेशा याद आती है, हमेशा कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर यानी एक्सॉन के बाहर की तरफ सोडियम की मात्रा हमेशा ज्यादा रहती है। कोशिका के बाहर हमेशा सोडियम की मात्रा ज्यादा रहती है, और कोशिका के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा रहती है। यह हमेशा आपको ध्यान में रखना है। एक्सॉन के भीतर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है, एक्सॉन के बाहर या कोशिका के बाहर सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। यह हमेशा होता है। अब कोई भी खनिज होता है बच्चों,
वो हमेशा अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना चाहिए। मतलब अगर सोडियम बाहर बहुत ज्यादा है तो हल्का हल्का सोडियम अंदर आना चाहिए, अधिक से कम सांद्रता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। सोडियम अपने आप एक्सॉन के भीतर नहीं आ पाता, क्योंकि एक्सॉन की जो झिल्ली है वो सोडियम के लिए अपारगम्य होती है। सोडियम के लिए अपारगम्य है, सोडियम के लिए कोई लीकेज चैनल्स नहीं है, इसलिए सोडियम अपने आप बाहर से भीतर नहीं आ सकता। पोटेशियम पर पोटेशियम अंदर ज्यादा है तो पोटेशियम हल्का बाहर जाना चाहिए। पोटेशियम हल्का धीरे धीरे लीक होकर बाहर जाता है, क्योंकि हमारी जो एक्सोलेमा है वो पोटेशियम के लिए थोड़ी पारगम्य होती है। तो याद रखना बच्चों, ये जो एक्सोलेमा है ये सोडियम के लिए तो अपारगम्य होती है, लेकिन पोटेशियम के लिए थोड़ी पारगम्यता दर्शाती है। इसका मतलब सोडियम अपने आप बाहर से अंदर नहीं आ सकता, लेकिन कुछ मात्रा में पोटेशियम अंदर से बाहर लीक हो जाते हैं। तो कुछ मात्रा में पोटेशियम बाहर जा रहा है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु क्या होता है बच्चों, एक्सॉन के भीतर। एक्सॉन के भीतर जो एक्सोप्लाज्मा है वहां पर ऋणात्मक आवेश वाले प्रोटीन पाए जाते हैं। एक्सॉन के भीतर क्या मिल पाए जाते हैं बच्चों, ऋणात्मक आवेश वाले प्रोटीन पाए जाते हैं, जो बाहर जा नहीं सकते, अंदर ही रहते हैं। तो अंदर ऋणात्मक आवेश वाले प्रोटीन है, थोड़ा पोटेशियम लीक होकर बाहर जा रहा है, ठीक है। और सर तीसरा एक लक्षण होता है जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, ये दूसरा। तीसरा होता है सर ये एक सोडियम पोटेशियम पंप एक्सोलेमा पर होता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है बच्चों, ये रेस्ट अवस्था में, विश्रांति अवस्था में ऊर्जा का प्रयोग करके, एटीपी का प्रयोग करके तीन सोडियम को बाहर पंप करता है और दो पोटेशियम को अंदर पंप करता है। तीन सोडियम तो बाहर भेज रहा है, दो पोटेशियम अंदर ला रहा है। तो तीन लक्षण बच्चों, सोडियम पोटेशियम पंप की क्रिया से ज्यादा प्लस बाहर जा रहा है, के प्लस लीक होकर बाहर जा रहे हैं, और अंदर ऋणात्मक आवेश वाले प्रोटीन है। इन तीनों लक्षणों से होता क्या है, एक्सॉन के भीतर, एक्सोलेमा के भीतर ऋणात्मक आवेश आ जाता है और बाहर की तरफ धनात्मक आवेश आ जाता है। और जब अंदर माइनस है, बाहर प्लस है, जब आवेश में अंतर आता है तो एक विभव का विकास होता है जिसको हम विश्रांति कला विभव कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। और अंदर माइनस बाहर प्लस, इसी अवस्था को ध्रुवीय या पोलराइज्ड कहते हैं। तो हमारा जो न्यूरॉन है या हमारा जो एक्सॉन है वो ध्रुवीय या पोलराइज है। इसका मतलब भीतर की तरफ ऋणात्मक आवेश है, बाहर की तरफ धनात्मक आवेश है, इसलिए यह तंत्रिका आवेग का प्रसारण कर सकता है। ठीक है भाई, ध्रुवीय अवस्था का मतलब है भीतर की तरफ माइनस और बाहर की तरफ प्लस है। इसको विराम कला विभव या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। इसका मान -70 से -90 मिलीवोल्ट होता है और हमेशा यह रेस्टिंग अवस्था में है जब एक न्यूरॉन कोई आवेग का प्रसारण नहीं कर रहा है। यदि एक न्यूरॉन कोई आवेग का प्रसारण नहीं कर रहा है तो अंदर माइनस रहता है, बाहर प्लस रहता है। ठीक है, अब मान लो कोई तंत्रिका आवेग का प्रसारण करना है, अगर एक सूचना का प्रसारण करना है, तो अगर अंदर माइनस है बाहर प्लस है, इस अवस्था को अपन ऑफ कहते हैं, क्योंकि अभी आवेग का प्रसारण नहीं हो रहा। तो अगर आपको तंत्रिका आवेग का प्रसारण करना है तो इस सिचुएशन को, इस अवस्था को उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करना पड़ेगा मतलब हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, विध्रुवीकरण करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, विध्रुवीकरण। तो सबसे पहले तंत्रिका आवेग को हम क्या कहते हैं, विध्रुवीकरण। विध्रुवीकरण का मतलब है अंदर प्लस करना है, बाहर माइनस करना है, सिचुएशन को उल्टा कर देना है। तो विध्रुवीकरण में क्या होता है बच्चों, विध्रुवीकरण जो है वो उसमें सोडियम गेट्स खुल जाते हैं। विध्रुवीकरण के दौरान जो झिल्ली पर सोडियम गेट्स होते हैं, सोडियम गेट्स प्रोटीन्स हैं, वो खुल जाते हैं। अब सोडियम गेट्स खुल जाएंगे बच्चों तो सोडियम बाहर ज्यादा है, सोडियम बाहर से भीतर आएगा। मतलब विध्रुवीकरण के दौरान एक्सोलेमा जो है वो सोडियम के लिए पारगम्य हो जाती है। जब तंत्रिका आवेग का प्रसारण करना होता है, जब आवेग को आगे भेजना होता है, तब यह होगा। तब सोडियम गेट्स खुलेंगे, एक्सोलेमा सोडियम के लिए पारगम्य हो जाएगी और सोडियम बाहर से भीतर की ओर प्रवेश करेंगे। और सोडियम बाहर से भीतर आएंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर तंत्रिका आवेग प्रसारित हो जाएगी, मतलब स्विच ऑन हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर वापस स्विच ऑन करो, तो आप बोलोगे सर अरे स्विच ऑन है सर, वापस कैसे ऑन करें। वापस ऑन करने के लिए इसको पहले ऑफ करना पड़ेगा। तो अब विध्रुवीकरण के बाद नेक्स्ट अवस्था क्या आती है, पुनः ध्रुवीकरण।
पुनः ध्रुवीकरण में सोडियम गेट्स तो बंद हो जाते हैं बच्चों, पोटेशियम गेट्स खुल जाते हैं। और पोटेशियम गेट्स खुल जाएंगे तो अब झिल्ली किसके लिए पारगम्य हो जाएगी? पोटेशियम के लिए पारगम्य हो जाएगी। पोटेशियम अंदर ज्यादा है तो पोटेशियम भीतर से बाहर जाएंगे, और जब पोटेशियम भीतर से बाहर जाएंगे तो अंदर वापस माइनस, बाहर वापस प्लस हो जाएगा। मतलब ये न्यूरॉन अगले तंत्रिका आवेग के लिए वापस शुरुआत कर लेगा। तो ध्यान रखना बच्चों, वी ध्रुवीकरण, जब तंत्रिका आवेग का प्रसारण करना है तो वी ध्रुवीकरण में सोडियम के लिए झिल्ली पारगम्य हो जाती है, सोडियम बाहर से भीतर आता है, और उस सिचुएशन को वापस ध्रुवीय अवस्था में लाने के लिए पुनः ध्रुवीकरण में एक्सोलेमा पोटेशियम के लिए पारगम्य हो जाती है, और पोटेशियम गेट्स खुलने पर पोटेशियम भीतर से बाहर चले जाते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपके पास तंत्रिका आवेग का प्रसारण किया जाता है। और इस तंत्रिका आवेग को हम और किस नाम से जानते हैं? इस तंत्रिका आवेग को एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो सर ये तो समझ आ गई कि एक न्यूरॉन में आवेग का प्रसारण कैसे हो रहा है। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर आवेग कैसे जाएगा सर? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? साइनेप्स। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ आवेग का प्रसारण सिनेप्सिस के द्वारा होता है, जिसको हम दो न्यूरॉन्स के बीच का संयोजन कहते हैं। देखो बच्चों, अगर दो न्यूरॉन्स बिल्कुल पास पास हैं, अगर दो न्यूरॉन्स एकदम पास पास हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो उस तरह के साइनेप्स को हम इलेक्ट्रिक सेल साइनेप्स कहते हैं। और जब दो न्यूरॉन्स के बीच में दूरी ज्यादा है, दो न्यूरॉन्स के बीच में एक सिनेप्टिक दरार मिलती है, गैप ज्यादा है, तो हम लोग केमिकल साइनेप्स की बात करते हैं। हमारे शरीर में केमिकल साइनेप्स ज्यादा कॉमन है क्योंकि दो न्यूरॉन्स के बीच में दूरी ज्यादा होती है। इसमें रासायनिक न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है जिसमें दोनों न्यूरॉन्स पास पास हैं, वो तो बिल्कुल सोडियम पोटेशियम जैसा ही काम करता है। जैसे एक न्यूरॉन में आवेग का प्रसारण होता है, उसी तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भी सोडियम पोटेशियम जंप करके आवेग का प्रसारण करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बहुत तेजी से होता है। एक न्यूरॉन्स के अंदर जैसे आवेग का प्रसारण हो रहा है वैसे ही होता है, लेकिन हमारे शरीर में बहुत कम देखा जाता है। जब दो न्यूरॉन्स के बीच में दूरी ज्यादा होती है, जब रासायनिक न्यूरोट्रांसमीटर्स का उपयोग होता है, जो धीमा होता है, जो हमारे शरीर में ज्यादा कॉमन देखा जाता है, उसको हम केमिकल साइनेप्स या रासायनिक साइनेप्स कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये अपन ने अंतर भी यहां पर देख रखे हैं। अब केमिकल साइनेप्स में क्या होता है बच्चों? केमिकल साइनेप्स में जैसे ही तंत्रिका आवेग एक्सॉन के सिरे तक पहुंचता है, जैसे ही तंत्रिका आवेग एक्सॉन के सिरे तक पहुंचेगा, यानी पूर्व साइनेप्टिक झिल्ली पर पहुंचेगा, इसमें पुट्टिकाएं फट जाती हैं, और पुट्टिकाएं फटने से इसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक दरार को पार करते हुए कहां पहुंचते हैं? दूसरे न्यूरॉन के पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर। पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर न्यूरोट्रांसमीटर के लिए ग्राही पाए जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर इन ग्राही से जुड़ते हैं और आगे चलकर या तो तंत्रिका आवेग को प्रसारित करेंगे या रोक देंगे। अगर आगे चल के तंत्रिका आवेग को प्रसारित करेंगे मतलब सोडियम गेट्स खोलेंगे, वी ध्रुवीकरण करेंगे। और अगर आगे चलकर तंत्रिका आवेग को रोक देते हैं मतलब अति ध्रुवीकरण करेंगे, पोटेशियम गेट्स को खोलकर। ठीक है भाई, सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है बच्चों? सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन होता है। उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से होते हैं जो तंत्रिका आवेग को आगे प्रसारित करते हैं? एसिटाइल कोलिन, ग्लूटामेट और नॉरएपिनेफ्रिन। और अवरोधक न्यूरोट्रांसमीटर जो आगे चलकर तंत्रिका आवेग को रोक देता है, वो आपके पास गाबा होता है और डोपामीन होता है। ठीक है बच्चों, फिर अपन मानव तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र में दो भाग हैं, एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये किसका भाग है बच्चों? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। और मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बाहर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो भी तंत्रिका तंत्र है वो पीएनएस का भाग होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। हां, अब इस परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग है, संवेदी और चालक। संवेदी का मतलब है अगर कोई भी उत्तक या अंग के जो ग्राही हैं, हमारे शरीर के कोई भी उत्तक या अंग के ग्राही से सूचना अगर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक आ रही है तो संवेदी है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सूचना वापस उत्तक या अंगों की तरफ जा रही है तो उसको कहते हैं चालक या अपवाही है। अब इसमें अगर बच्चों ऐच्छिक अंगों से हमारी कंकाल पेशियों से सूचना आ रही है और कंकाल पेशियों तक वापस सूचना जा रही है तो यह कायिक तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। और अगर अंतरंगों से या अंतरंग अंगों से या अनैच्छिक अंगों तक जा रहा है तो वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है।
ठीक है, तो ये याद रखना, अगर आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सूचनाएं हृदय या अनैच्छिक अंगों की तरफ जाती है, अंतरंगों की तरफ जाती है, तो वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। ठीक है बच्चों, फिर अपने पास मानव तंत्रिका तंत्र अपन ने देख ही लिया है। अब अपने पास स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। याद था बच्चों, अनुकंपी तंत्र हृदय स्पंदन, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर सबको बढ़ाने का काम करता है। आपातकालीन परिस्थितियों में अनुकंपी काम करता है। और जब आप आराम से बैठे हो, तसल्ली से बैठे हो, रेस्ट कर रहे हो, तो आपका हृदय स्पंदन दर, ब्लड प्रेशर सब कम होता है। उसमें कौन काम करता है? परानुकंपी काम करता है। ठीक है बच्चों, फिर अपने पास मानव मस्तिष्क की बात आती है। अब मानव मस्तिष्क को हम शरीर का कमांड और कंट्रोल कहते हैं, है ना। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, मतलब अपने शरीर की जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, अपने शरीर में जितनी भी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं हो रही हैं, उन सब का नियमन मानव मस्तिष्क करता है। सबसे पहले मानव मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है बच्चों? मानव मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर पाया जाता है, बिल्कुल खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। और उसको कपाल अस्थियां यानी ब्रेन बॉक्स जो है वो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, फिर कपाल के बाद मानव मस्तिष्क को तीन और परत होती है बच्चों, तीन और परत होती है जो मानव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। सबसे बाह्य परत होती है ड्यूरामेटर, मध्य परत होती है एरेक्नोइड, और सबसे भीतरी होती है पायामेटर। तो ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर तीनों कपाल या मेनिंजिस कहलाती हैं, तीनों मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें सबसे ज्यादा रुधिर सप्लाई किसमें होती है बच्चों? सर्वाधिक संवेदनीय या सर्वाधिक रुधिर सप्लाई पायामेटर में पाई जाती है। सबसे बाह्य मोटी परत कौन सी होगी? ड्यूरामेटर। मध्य पतली परत कौन सी होगी? एरेक्नोइड। और आंतरिक परत कौन सी होती है? पायामेटर। अब जब हम मानव मस्तिष्क की बात करते हैं तो मानव मस्तिष्क को तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं बच्चों। मानव मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है और पश्च मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क में हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। और प्रमस्तिष्क के दो अर्ध गोलार्ध हैं, दोनों अर्ध गोलार्ध को जोड़ने में एक श्वेत तंत्रिका रज्जु काम करता है, जिसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। और यह कॉर्पस कैलोसम केवल स्तनधारियों के मस्तिष्क में होता है और किसी में नहीं। तो स्तनधारियों के मस्तिष्क का विशेष लक्षण होता है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम दोनों प्रमस्तिष्क के अर्ध गोलार्ध को जोड़ने या संयोजन का काम करता है। ठीक है, फिर प्रमस्तिष्क का जो परिधीय भाग होता है बच्चों, जो आपको दिखाई देता है परिधीय भाग, उसको अपन वल्कुट कहते हैं। वो सारी ऐच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है। ठीक है, और भीतर वाला जो भाग होता है प्रमस्तिष्क का, उसको हम लिम्बिक तंत्र कहते हैं। तो प्रमस्तिष्क में इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों। प्रमस्तिष्क में अपन ने ये देख लिया सारी चीजें। कॉर्पस कैलोसम स्तनधारी मस्तिष्क में पाई जाती हैं। प्रमस्तिष्क का बाहर वाला भाग वल्कुट है, दूसरा द्रव्य इसमें पाया जाता है, और अंदर मेड्यूला है। ठीक है, जो वल्कुट वाला भाग है प्रमस्तिष्क का बच्चों, याद रखना, उसमें संवेदी क्षेत्र होंगे जहां पर सूचनाएं पहुंचेंगी, चालक क्षेत्र हैं जहां से सूचनाएं निकलेंगी, और जहां पर सारा विश्लेषण होता है सूचनाओं का, विश्लेषण होगा, स्मरण होगा, संपर्क होगा, अंतर संवेदी सहभागिता होती है, वो सहभागी क्षेत्र होते हैं। ठीक है, फिर अपने पास फिर क्या होता है बच्चों? भीतर वाला भाग कौन सा होता है? भीतर वाला भाग आपके पास लिम्बिक सिस्टम होता है। लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम जो होता है उसको अपन इमोशनल ब्रेन कहते हैं। ये अपने व्यवहार को, ठीक है ना, जब हमको जलन हो रही है, प्रेम हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है, डर लग रहा है, तो सारी की सारी हमारी भावनाओं का जो विश्लेषण है, भावनाओं का नियंत्रण है, वो कौन करता है? लिम्बिक सिस्टम में पाया जाने वाला अमाइगडाला पिंड। यह अमाइगडाला पिंड हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर भावनाएं जैसे प्रेम, घृणा, डर, गुस्सा का नियमन करता है। फिर लिम्बिक सिस्टम में एक हिप्पोकैम्पस भी पाया जाता है बच्चों। यह हिप्पोकैम्पस आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। आपको जीवन भर वही चीजें याद रहती हैं जो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी से संबंधित हिप्पोकैम्पस होता है। ठीक है बच्चों, फिर अग्र मस्तिष्क में थैलेमस आता है। थैलेमस जो होता है वो दूसरा भाग, वो प्रमस्तिष्क से घिरा रहेगा। ठीक है, ये इसमें संवेदी और प्रेरक संकेतों का प्रमुख संपर्क रहता है। मतलब सारी संवेदी सूचना यहां पर एकत्रित होती हैं और उसके बाद प्रमस्तिष्क वल्कुट क्षेत्र में विश्लेषण के लिए जाती है। फिर सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है अग्र मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पे सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब हाइपोथैलेमस बहुत सारे काम करता है बच्चों। सबसे पहले हमारे शरीर में ताप का नियमन करता है। तो शरीर में ताप का नियमन कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। भूख और प्यास का नियमन कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अमाइगडाला पिंड के साथ मिलकर भावनाओं का नियमन कौन करेगा? हाइपोथैलेमस।
हार्मोन का स्त्रावन करके पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और यह परासरण नियमन भी करता है क्योंकि यह वैसोप्रेसिन के स्त्रावन में भी योगदान देता है। तो वैसोप्रेसिन का संश्लेषण हाइपोथैलेमस करता है, तो परासरण नियमन में भी काम करेगा। ठीक है बच्चों, फिर मध्य मस्तिष्क आ जाता है। मध्य मस्तिष्क में आपको दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले मध्य मस्तिष्क में एक मध्य नाल, सेरिब्रल एक्विडक्ट मध्य मस्तिष्क से गुजरती है। एक सेरिब्रल एक्विडक्ट एक नाल होती है जिसके अंदर सीएसएफ प्रवाहित होता है, वो मध्य नाल मध्य मस्तिष्क से निकलती है और इसमें 4 दृष्टि पिंड पाए जाते हैं। मध्य मस्तिष्क में 4 दृष्टि पिंड पाए जाते हैं। 360 डिग्री तैयारी करना, जब हम मेंढक का मस्तिष्क पढ़ते हैं तो मेंढक के मध्य मस्तिष्क में 2 ही दृष्टि पिंड होते हैं, कॉर्पोरा बाइजेमिया। लेकिन मानव के मध्य मस्तिष्क में स्तनधारियों में 4 दृष्टि पिंड, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिया पाया जाता है। अंत में आ जाता है बच्चों पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पश्च मस्तिष्क में 3 भाग कौन कौन से होते हैं? पॉन्स, अनुमस्तिष्क और मेड्यूला। पॉन्स हम पढ़ते हैं श्वसन से संबंधित होता है। पॉन्स के अंदर न्यूमोटैक्सिक केंद्र होता है, एपन्यूस्टिक केंद्र होता है और वो श्वसन दर के नियंत्रण में काम करता है। अनुमस्तिष्क जो होता है बच्चों, वो आपके शरीर में संतुलन का काम करता है। आपके शरीर को संतुलन करना, शरीर को साम्य अवस्था में रखना, आपके बॉडी पोस्चर का नियमन करना, इस सब में कौन काम करता है? अनुमस्तिष्क काम करता है। और सबसे अंत में क्या होता है बच्चों? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। हमारे शरीर की जितनी भी अनैच्छिक गतिविधियां हैं, सर अनैच्छिक गतिविधियों में श्वसन आ जाता है, हृदय स्पंदन आ जाता है, वमन वॉमिटिंग आ जाता है, क्रमाणुकुंचन, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन मेड्यूला करता है। श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर, जठर स्त्रावन, वमन यानी वॉमिटिंग, जितनी की जितनी अनैच्छिक प्रक्रियाएं हैं, सभी का नियमन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, अंत में एक भाग आता है जिसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम, मस्तिष्क स्तंभ। मस्तिष्क स्तंभ का मतलब ये देखो, मस्तिष्क में एक सीधी रेखा बनाऊं तो मस्तिष्क में एक सीधी रेखा में कौन कौन सा भाग आता है? मध्य मस्तिष्क। प्रमस्तिष्क नहीं आ रहा, थैलेमस नहीं आ रहा, हाइपोथैलेमस नहीं आ रहा, मध्य मस्तिष्क आता है और पश्च मस्तिष्क का पॉन्स और मेड्यूला आता है। तो मध्य मस्तिष्क, पॉन्स और मेड्यूला, ये तीनों किसमें शामिल होते हैं? मस्तिष्क स्तंभ में शामिल होते हैं। और मेड्यूला आगे चलकर एक फोरामेन ऑफ मैग्नम छिद्र होता है, मेड्यूला आगे चलकर मेरु रज्जु में खुलता है। ठीक है बच्चों, 30 मिनट से कम समय में हमने पूरा तंत्रिका तंत्र का रिवीजन कर लिया है, सारे पॉइंट्स देख लिए हैं। आई होप आप लोगों का रिवीजन बहुत बढ़िया होगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।